दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली, आज हम लोग कुछ ऐसे ही बातें करेंगे। देखो, अब आप सब लोग क्लास 12th में आ चुके हो और ये आपके करियर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब देखा जाए तो आपके करियर की स्टार्टिंग यहीं से होती है। क्लास 10th के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते। 11th में आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, कितनी परसेंटेज आई है, कोई नहीं पूछने वाला है। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ 12th के मार्क्स भी मैटर नहीं करते हैं। 12th के बाद में जो आप हायर स्टडीज करोगे, आप जो भी कोर्स करोगे, जो भी डिग्री लोगे, जो भी आप स्किल्स डेवलप करोगे, वो सारी चीजें आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखा जाए तो 12th जो है वो आपके करियर का मतलब एक स्टार्ट है। यहाँ से आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। आप 12th में कैसे नंबर लेकर आते हो, 12th के अंदर कैसे आप सीयूईटी के लिए साथ साथ में प्रिपेयर करते हो, उससे आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा और वहां से कहीं ना कहीं आपके करियर की स्टार्टिंग होती है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने तो 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों ने हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, क्लास 12th की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, 12th में किस तरह से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, ट्यूशन पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक्स बेस्ट बुक्स है। बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग के अंदर है। तो आज की वीडियो के अंदर यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ कि कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है ताकि आप 12th में अच्छे नंबर लेकर आ सको। मैं आपको एक पूरा का पूरा एनुअल प्लान दूंगी, यानी कि पूरा साल भर का एक जनरल प्लान दूंगी कि इस महीने से इस मंथ तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, इस मंथ में आपको इस तरह से रिवीजन करना है। तो पूरा एक बेस्ट एनुअल प्लान दूंगी, बेस्ट बुक्स बता दूंगी कॉमर्स से रिलेटेड, एंड हाउ टू स्टडी बताऊंगी किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से चीजों को याद रखना है, कैसे रिवाइज करना है। सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये टेंशन है 11th में कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत सारे बच्चों की टेंशन है यार कि मैम 11th में तो कुछ समझ ही नहीं आया, 11th में हमें अकाउंट्स भी समझ नहीं आई, बीएसटी भी समझ नहीं आई, इको भी समझ नहीं आई, अब 12th कैसे करेंगे, हमारे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है। तो यार ये तो कोई बिल्कुल भी इशू वाली बात नहीं है, इस चीज की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि 11th और 12th एकदम डिफरेंट है। मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ। देखो, साइंस वालों का मुझे नहीं पता, आर्ट्स वालों का भी मुझे नहीं पता, आर्ट्स वालों का मुझे इको का पता है, मैं इको पढ़ाती हूँ। तो देखो, 11th और 12th का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम नंबर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बीएसटी की बात करते हैं। देखो, आपने 11th में कैसी बीएसटी पढ़ी थी? आपने 11th में पढ़ा था बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़े थे। बल्कि 11th की बिजनेस स्टडीज बहुत टफ थी 12th के कंपैरिजन में। 12th की बिजनेस स्टडीज में क्या है, मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स है। 12th की बिजनेस स्टडीज बहुत अलग है और बहुत आसान है, 11th के कंपैरिजन में बहुत आसान है। तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको 11th की बिजनेस स्टडीज नहीं भी आती ना, तो 12th की बिजनेस स्टडीज आराम से समझ आ जाएगी। अब देखो, बीएसटी के अंदर हमारे पास में सिर्फ 12 चैप्टर्स है, सिर्फ 12 चैप्टर्स है और आपके पास में इतना टाइम है। अब देखो, अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन में भी कंप्लीट करते हो तो मुझे बताओ, एक महीने में आप आराम से 10 चैप्टर्स कर सकते हो ना? एक महीने में आप आराम से 10 चैप्टर्स कर सकते हो। आपके कोर्स के अंदर सिर्फ 12 चैप्टर है बीएसटी के अंदर। मैं कहती हूँ 3 दिन में भी कंप्लीट मत करो, आप एक चैप्टर को 5 से 6 दिन में कंप्लीट करो। अगर आप एक चैप्टर को 6 दिन भी देते हो, डबल टाइम भी देते हो, तो आप एक मंथ के अंदर अंदर आराम से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपके कोर्स के अंदर सिर्फ 12 चैप्टर्स है, तो ये तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। अभी आप चाहो तो अप्रैल आपका ऐसे ही निकल गया। अप्रैल मतलब सोचने समझने में, इन सारी चीजों में निकल गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के अंदर आप पूरा बिजनेस स्टडीज का कोर्स करके साइड में रख सकते हो। तो बीएसटी की बात हो गई। बीएसटी के लिए जरूरी नहीं है कि 11th का आना जरूरी है। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक्स। अब इको के अंदर आपके पास में 2 बुक्स हैं, एक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इंडियन इको कंप्लीटली अलग है, पूरा का पूरा आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर थ्योरी है, आपको रट्टा मारना है, बार बार बुक्स को रीड करना है। और इको के अंदर हमारे पास में सिर्फ 9 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स तो डिलीट ही हो गए। अब अगर इको के लिए भी मैं बोलूं कि यार एक चैप्टर को करने में कम से कम 6 दिन लगा दो, आप एक चैप्टर को 6 दिन में तैयार करो। वैसे मैं 6 दिन बहुत मतलब बड़ा टाइम बोल रही हूँ, एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाता है यार 2 दिन के अंदर अंदर। आप वन शॉट लेक्चर से पढ़ लो, बुक की रीडिंग लगा लो, एक चैप्टर आराम से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मैं कहती हूँ एक चैप्टर को 6 दिन में कंप्लीट करो, तो भी यार एक महीने के अंदर आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? एक महीने में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। आपको करने कितने हैं? सिर्फ 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आराम से हो जाएगा। दूसरी बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, इसमें मैं मानती हूँ यहाँ पर बच्चे जो यूनिट 1 है ना हमारी नेशनल इनकम, उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बट उसको भी घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास में सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं,
इन 12 में से 2-3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो एक एक दिन के चैप्टर्स हैं। एक आपकी यूनिट 2 के अंदर मनी चैप्टर है, एक दिन का चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट कर लोगे। बैंकिंग चैप्टर एक दिन का चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक दिन का चैप्टर है। तो बहुत सारे चैप्टर्स तो एक एक दिन के हैं। तो आराम से चाहो तो आप ये 12 चैप्टर्स बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो या 3-4 महीने के अंदर आराम से, फिर बैठ के आराम से रिविजन करते रहना। अब देखो बीएसटी की बात हो गई, इको की बात हो गई, अब बात करते हैं हम अकाउंट्स की। यहाँ पर मैं मानती हूँ यार कोर्स थोड़ा सा लेंदी है। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास में 3 बुक्स है। एक आपको सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़नी है, उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ना है, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़ने हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी लंबी चौड़ी बुक है और इसका सिलेबस ऑब्वियसली बातें काफी लेंदी है। तो अकाउंट्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो प्रैक्टिस आप स्कूल के टीचर्स के साथ में करो, चाहे कोचिंग जाके करो। नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ आज के टाइम में कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यूट्यूब पर इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी ये चीज है, आपको किसी टीचर का वेट करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का और इस साल का सिलेबस एकदम सेम है, डिट्टो सेम है, एक वर्ड का भी वहां पर चेंज नहीं है। आप एज इट इज पिछले साल की प्लेलिस्ट किसी भी टीचर की फॉलो कर लो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो टेंशन दिमाग से निकाल दो कि हमें 11th नहीं आती तो हम 12th का नहीं कर सकते। बीएसटी के अंदर जरूरी नहीं है आपको 11th का आए। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इको के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपको 11th का आना चाहिए। मैं मानती हूँ अकाउंट्स के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है कि आपकी जर्नल एंट्रीज और बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। बट अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हो ना, तो वो अच्छा टीचर आपका पिछले साल का 11th का जो बेस है वो साथ साथ में क्लियर करता चलता है। तो इसकी टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से 12th हो जाएगी। 11th से तो इजी है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज आती है भाई सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट करें। तो देखो यहाँ पर मेरा ये सजेशन होता है, अप्रैल तो निकल गया ऐसे ही, वो तो चीजें समझने में, समझाने में, बुक्स सोचने में, अभी अभी हम 12th में आए हैं, उन सारी चीजों में निकल गया, उसे छोड़ो। सिलेबस कंप्लीट करने का जो सबसे अच्छा टाइम है ना, वो है आपका मई से लेके अक्टूबर तक का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास में 6 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर इतना कोई लंबा चौड़ा बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है, कोई यूपीएससी का सिलेबस तो नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इको है, बीएसटी है, अकाउंट्स है, उसके बाद में आपका इंग्लिश है, वो तो इजी पीजी सा है, मैंने भी इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ाया, वहां से पढ़ सकते हो, 1 शॉट लेक्चर्स है। उसके बाद में एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, जिनके पास में मैथ्स है, मैं मानती हूँ वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट 6 मंथ्स सफिशिएंट टाइम है। 6 मंथ्स के अंदर आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्कूल वालों के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि यार स्कूल वाले कंप्लीट करवाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। अपने कोचिंग क्लास के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि यार ट्यूशन वाला कराएगा, कराएगी तभी हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले भी बता दिया, मैं तो ये कहती हूँ ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब पर इतना इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अभी जैसे मैंने मेरा सेशन 23-24 स्टार्ट कर दिया है, तो मैक्रो की कंप्लीट यूनिट 1 में करवा चुकी हूँ। यूनिट 1 नेशनल इनकम के अंदर 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स मैंने करा दिए। तो जो बच्चा पढ़ना चाहे वो साथ साथ में पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करता जाएगा। तो आपको स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जहां से पढ़ना है पढ़ लो यार, ज्ञान मतलब हर जगह मिल रहा है। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट कीप योर डाउट्स। अपने डाउट्स मत रखो कि डाउट्स इकट्ठे करते जा रहे हो। ये डाउट आया, इकट्ठा कर लिया, सॉल्व ही नहीं हुआ। कल डाउट आया, इकट्ठा कर लिया। इस तरह से अगर डाउट्स इकट्ठे करते जाओगे तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कोई भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो आपका 100% नहीं हो पाएगा। मान लो 1% आपको डाउट रहा तो और एग्जाम में क्वेश्चन उसी 1% से आ गया, तब क्या करोगे? तो डाउट्स मत रखो। डाउट्स आते हैं, मान लो आपने यूट्यूब से पढ़ा है, आपको डाउट आया है, मान लो किसी टीचर ने आपका कमेंट आंसर नहीं करा, कोई बात नहीं यार, स्कूल के टीचर से पूछ लो, 100% बताएंगे। फीस ले रहे हैं ना, इसी बात की ले रहे हैं। कोचिंग टीचर से पूछ लो। अगर मुझसे डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बहुत बार कमेंट्स को आंसर करती हूँ। तो अपने डाउट्स मत रखो, डाउट साथ साथ में क्लियर करते चलो, स्पेशली अकाउंट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे बात आती है, देखो जितना पढ़ रहे हो ना पूरा पढ़ो, 100% पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम ऊपर से पढ़ लिया, किसी ने पढ़ाया 1 शॉट के अंदर, थोड़ा बहुत पढ़ाया, आधा अधूरा, भाई हमारा तो चैप्टर हो गया। नेशनल इनकम पढ़ लिया ऊपर से, मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया ऊपर से, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पढ़ लिया ऊपर से, एंड यू आर लाइक कि हमारे तो ये चैप्टर्स हो गए। ऊपर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी पढ़ रहे हो ना 100% पढ़ो, चाहे कम पढ़ लो, बट जितना पढ़ रहे हो उसे 100% पढ़ो। क्योंकि क्या पता जो आपने छोड़ा है, आपने 90% पढ़ लिया, 10% आपने छोड़ दिया, वो बॉक्सेस वाली इंफॉर्मेशन छोड़ दी, आपको लगा यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मुझे आता है, वो छोड़ दिया, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाए। तो जितना पढ़ रहे हो पूरा पढ़ो, 100% पढ़ो, चाहे कम पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बट जितना पढ़ रहे हो ना उतना 100% पढ़ना।
फॉलो डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर्स। बिल्कुल, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल्ड लेक्चर्स के टूवर्ड्स ही जाना। बहुत सारे YouTube पर लेक्चर्स ऐसे हैं कि 30 मिनट में चैप्टर खत्म, तो वहां पर एग्जैक्टली चैप्टर खत्म ही होता है, चैप्टर समझाया नहीं जाता है। तो अभी आपके पास में यार पूरा साल है, गो फॉर डिटेल लेक्चर्स, पूरा पूरा पढ़ो। मैं मेरे चैनल पर पढ़ाती हूँ, मुझे एक चैप्टर पढ़ाने में कई बार 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, बट आई मेक श्योर कि वहां पर मैं एक एक टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो पढ़ो ऐसा कि आपका एक एक टॉपिक कवर होना चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटी से भी, साथ में जो भी रेफरेंस बुक है वहां से। तो डिटेल लेक्चर्स देखो, वन शॉट लेक्चर्स देख लो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर्स जब आप देखते हो ना तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि यार ये छूट गया, ये छूट गया, ये यहाँ से पढ़े। वन शॉट डिटेल लेक्चर्स देखो ताकि आपका पूरा सिलेबस 100% वे में कंप्लीट हो, और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाओ। ये मेक श्योर करो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो आपका यूट्यूब का कोई टीचर हो, वो टीचर आपको साथ साथ में उस चैप्टर के नोट्स दे, क्योंकि जिस टीचर से हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है ना उसी के नोट्स हमें समझ में आते हैं। और उन नोट्स का फिर प्रिंट आउट नहीं निकालोगे, ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, नोट्स का प्रिंट आउट निकालते हैं। और नोट्स का प्रिंट आउट निकालने की बजाय उन नोट्स को आप खुद अपनी नोट्स कॉपी में लिखो, जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार याद होगा। उन्हें खुद लिखो अपनी राइटिंग के अंदर, उन्हीं से बार बार चैप्टर का रिविजन करो। मैं ये नहीं कहती कि वीडियो से आप बार बार रिविजन करो, अपने नोट से बार बार रिविजन करो, बेस्ट तरीका है। क्लियर हो गई ये बातें? आगे बात आती है पढ़ना कैसे है और बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बात करी हूँ इको की, बीएसटी की और अकाउंट्स की। पहली बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। देखो बीएसटी कैसे पढ़ोगे, तो बीएसटी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है ना वो एनसीईआरटी है। बीएसटी के अंदर आपसे केस स्टडीज पूछी जाती है और केस स्टडी में एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस आती है। बच्चे सोचते हैं हम तो किसी भी रेफरेंस बुक से कर लेंगे, कोई भी रेफरेंस बुक से कर लेंगे, बट मैं ये कहती हूँ बीएसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? आपकी एनसीईआरटी है। पढ़ोगे कैसे? डिटेल लेक्चर्स देख लो किसी भी रेफरेंस बुक से पहले। देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स रेफरेंस बुक से ही पढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक रेफरेंस बुक यूज करती हूँ पूनम गांधी, साथ साथ में मैं एनसीईआरटी भी रखती हूँ और दोनों का कंटेंट कवर करती हूँ। ना एनसीईआरटी छोड़ती हूँ ना पूनम गांधी छोड़ती हूँ, सो दैट आपका 100% कवर हो जाए। ऑब्वियस ही बात है यार, आपने एनसीईआरटी कर ली, साथ में एक रेफरेंस बुक कर ली, तो पूरा सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डिटेल लेक्चर्स देख लो, जहां पर आप ये मेक श्योर हो कि आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, साथ में कोई एक रेफरेंस बुक भी कवर हो रही है। उसके बाद में आपकी बारी आती है, यहाँ पर टीचर का काम हो गया, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपको एनसीईआरटी थॉरली रीड करनी है। अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है, ऑनलाइन आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी थॉरली रीड करनी है, एक एक लाइन रीड करनी है। और जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज मेक श्योर आप उसके बैक क्वेश्चंस भी करो। जितने ज्यादा बैक क्वेश्चंस करोगे ना उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अभी सफिशिएंट टाइम है, वो लास्ट वाला टाइम होता है जब आपने छोटे छोटे से वन शॉट्स देख लिए और फटाफट से बस आपने ऐसे ही पढ़ लिया। अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आंसर राइटिंग की साथ साथ में प्रैक्टिस करो, बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप बीएसटी पढ़ सकते हो। मैंने रेफरेंस बुक आपको बता दी कौन सी है, पूनम गांधी मेरे हिसाब से अच्छी है, साथ में सबसे बेस्ट है बिजनेस स्टडीज के लिए आपकी एनसीईआरटी। दूसरी बुक आती है हमारी इकोनॉमिक्स, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देखो इको के लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। हाँ एनसीईआरटी पढ़ो, आप बिल्कुल एनसीईआरटी की रीडिंग करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो ना तो आपको समझ ही नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि वहां पर इतना छोटा छोटा वे में दे रखा है, चीजें समझ ही नहीं आएंगी। तो इको के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक जो सजेस्ट करती हूँ ना वो टीआर जैन है। सबसे पहले आप एक डिटेल्ड लेक्चर देख लो किसी भी रेफरेंस बुक से, जैसे मैं एक रेफरेंस बुक सजेस्ट करी हूँ टीआर जैन, मैं इसी से पढ़ाती हूँ। तो उस रेफरेंस बुक से पूरा का पूरा एक डिटेल लेक्चर देख लो, आपका पूरा चैप्टर 100% वे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। उसके बाद में जब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे ना तब एनसीईआरटी समझ में आएगी। पहले रीडिंग लगाने बैठ गए यार ये क्या लिखा है, ऐसा तो कुछ मैम ने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा तो कुछ सर ने पढ़ाया ही नहीं, डायरेक्टली एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। तो पहले रेफरेंस बुक से पढ़ लो, चाहे डिटेल लेक्चर से पढ़ लो, चाहे आपके ट्यूशन टीचर से पढ़ लो, जहां से पढ़ना है पढ़ लो। और लास्ट में जब आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाए तो सबसे मेन है आपकी रेफरेंस बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो रेफरेंस बुक में आपको हर तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिल अप द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चंस है। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसे 100% पढ़ो। ऐसा नहीं कि बस डिटेल लेक्चर देख लिया
किया, आप डिटेल लेक्चर भी देखो, अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो उससे भी पढ़ो, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी को भी थरली रीड करना है, खुद को भी सारी चीजें रिवाइज करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक क्वेश्चंस भी करने हैं सो दैट आपको पता रहे आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है और साथ साथ में प्रैक्टिस होती जाए। लास्ट आता है हमारा अकाउंटेंसी। ये थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाला है क्योंकि मैंने बता ही दिया यहाँ पर सिलेबस ज्यादा है, तो अकाउंट्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, अकाउंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। एक नोटबुक वो होगी जिसके अंदर आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो, स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो उन्होंने जैसे भी नोट्स बनवाए हैं उसके बाद में आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे अपनी एक फेयर कॉपी के अंदर। एक वो कॉपी हो गई। दूसरी नोटबुक होगी आपकी प्रैक्टिस वाली और उसके अंदर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ऐसे ही नहीं, मैंने कई बार देखा है इंस्टा पे बहुत सारे बच्चे डाउट्स भेजते हैं और मतलब ऐसे ही राइटिंग होती है, बिल्कुल रफ वे में काम करा हुआ है। जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना मेक श्योर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो सो दैट वही फ्लो बना रहे, एग्जाम में भी आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में अपना पेपर कर पाओ। देखो अगर आप किसी चीज को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में करते हो ना, अच्छे से सजा सजा के सुंदर सुंदर करते हो तो डेफिनेटली आंसर सही आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई रफ वे में कर लिया, मार्जिन के ऊपर चल रहा है, लाइट सा लिख दिया, डार्क सा लिख दिया, इधर उधर कुछ भी मतलब कीड़े मकोड़े छोड़ दिए पेपर पर, ऐसा नहीं। प्रॉपर प्रैक्टिस करो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में ताकि एग्जाम में वही हैबिट बनी रहे। और अकाउंट्स के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल भी अच्छी है, दोनों बुक्स अच्छी हैं, आप जो चाहे वो बुक कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर इस चीज में मत आ जाना कि भाई इको के लिए भी आपने 2 रेफरेंस बुक ले ली, संदीप गर्ग भी ले ली, टीआर जैन भी ले ली, अकाउंट्स के लिए भी दोनों ले ली, डीके गोयल भी ले ली, टीएस ग्रेवाल्स भी ले ली, बीएसटी की भी अलग अलग बुक्स ले ली। एक रेफरेंस बुक इनफ है। जो बुक फॉलो कर रहे हो उसे पूरा पढ़ो, हर बुक अच्छी है। जो बुक फॉलो कर रहे हो उसे 0 से लेके एंड तक पूरा करना है। तो बस एक रेफरेंस बुक लेना, 10-10 रेफरेंस बुक्स के चक्कर में मत पढ़ना। समझ में आ गई? उसके बाद में बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना अपने टेस्ट को। बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं, स्कूल का टेस्ट नहीं देते हैं, कोचिंग का टेस्ट है, आप एब्सेंट हो गए क्लास से, ऐसा मत करो यार। उन टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती है, कहीं ना कहीं आप खुद को पहचान सकते हो आपने कितना पढ़ा है, और अपनी प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। तो किसी भी टेस्ट को मिस नहीं करोगे, चाहे 20 में से 5 नंबर ही आए, 2.5 नंबर ही आए। स्कूल में भी टेस्ट देना है, ट्यूशन में भी टेस्ट देना है। और अगर आपको और टेस्ट चाहिए ना तो देखो अभी हम लोगों ने सेशन 22-23 के लिए काफी सारे टेस्ट वगैरह अपलोड करे थे, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट से और टेस्ट देख सकते हो, उन टेस्ट की सॉल्यूशन वीडियोस भी अपलोडेड है, वहां से भी पढ़ सकते हो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब बोलोगे मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताए थे ना 22-23 वाले बैच वालों बच्चों को, तो उस प्लेलिस्ट से देख लो, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर के उनकी साथ साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, किस चीज को हाईलाइट करना है, कि कौन सी हेडिंग बनानी है, कैसे पॉइंट्स में लिखना है, वो पूरी प्रैक्टिस करो। प्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे। जब मैं 12th में थी ना तो मेरे अकाउंट्स में भी 95 आए थे, बीएसटी में भी 95 आए थे, इको में भी 95 आए थे, मुझे याद नहीं है, शायद एक में 94 भी हो सकते हैं। क्यों आए थे यार? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। मैंने शायद 5 नंबर का तो छोड़ा ही था, फिर भी 95-94 आए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी से कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग पर वर्क करो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो, पॉइंट्स के अंदर लिखो, पैराग्राफ्स में मत लिखो, टेबल बना के चीजों को करो, तो प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं रिवीजन। देखो सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है कि आज तो हमने डिटेल 1 शॉट लेक्चर देख लिया या फिर ट्यूशन के अंदर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, मेरा पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। कुछ नहीं है, 10-15 दिन बाद में भूल जाओगे, 10-15 दिन बाद में चीजें याद ही नहीं रहेंगी। तो रिवीजन सबसे मेन है। देखो जब आप स्कूल में जा रहे हो तो एक दिन पहले का पूरा रिवाइज करके जाओ, टीचर ने जो भी पढ़ाया था, ट्यूशन टीचर ने एक दिन पहले जो भी पढ़ाया था वो पूरा का पूरा रिवाइज करके जाओ। अब रिवीजन का तरीका क्या है? सपोज आपने अभी पढ़ लिया, अभी आपने मुझसे बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, अब उसी चैप्टर नंबर 1 को आप 5 दिन बाद में रिवाइज कर लेना। रिवाइज कैसे कर सकते हो? 1 शॉट लेक्चर को 1.5x पर देख लेना, या फिर मैं तो ये कहती हूँ साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाया करो, उन नोट से रिवाइज कर लो। तो उस चैप्टर को आपने 5 दिन बाद में रिवाइज करा, फिर 5 दिन के बाद में उसी चैप्टर को 10-1 दिन बाद में दोबारा रिवाइज कर लो, फिर 10-1 दिन के बाद में 20-25 दिन बाद में दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज कर लो। फिर साथ में स्कूल में आपके पीटी होते रहते हैं, यूटी होते रहते हैं, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे, तो साथ साथ में वो बार बार रिवाइज होता जाएगा, बोर्ड्स तक आपके दिमाग में एकदम 100% वे में फिट हो जाएगा। रिवाइज कहां से करोगे? मैंने बता ही दिया, नोट से रिवाइज करो। नोट्स खुद के होने चाहिए, प्रिंटेड नोट्स नहीं होने चाहिए। चाहे आप 1 शॉट्स देख सकते हो 1.5x पर, बट मैं नोट्स सजेस्ट करूंगी।
उसके बाद में देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पेंडिंग वर्क इकट्ठा कर लेते हैं। टीचर क्लास में थर्ड चैप्टर तक पढ़ा चुका है एंड टीचर इज लाइक कि कल सारे बच्चे अपनी कॉपी लेकर आएंगे, कल कॉपीज चेक करेंगे, और तब आपको याद आता है यार हमने तो कॉपी ही नहीं बनाई, हमने तो रजिस्टर ही नहीं खरीदा, मेरा तो चैप्टर नंबर 1 भी नहीं हुआ, चैप्टर नंबर 2 भी नहीं हुआ, चैप्टर नंबर 3 भी नहीं हुआ। और फिर दूसरे दिन मैम हमने तो सारा काम कर लिया था, पता ही नहीं मैम हमारी कॉपी नहीं मिल रही, पता नहीं मैम कॉपी कौन ले गया। तो देखो कुछ नहीं होगा इन सबसे, आप रात के 3-3 4-4 बजे तक जग के अपना पेंडिंग वर्क ही कंप्लीट करते जाओगे, उसी को घसीटते जाओगे। ना आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलेगा, ना आपका सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट होगा, ना आप स्कूल के किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ना ट्यूशन के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग के ऊपर सारे दिन एक स्ट्रेस रहेगा, या पेंडिंग वर्क करना है, पेंडिंग वर्क करना है, अपनी लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो बेटर है ना, जितना काम जिस दिन मिला है उसी दिन उस काम को कंप्लीट कर लो। आज अकाउंट्स के 5 क्वेश्चन मिले हैं तो आज ही कंप्लीट करके सो ना, आज थोड़ा सा लेट सो जाना बट उसे कंप्लीट करके सो ना, कोई सरदर्दी ही क्रिएट नहीं होगी, कोई लाइबिलिटी ही नहीं होगी। गलती से कोई फंक्शन वंक्शन आ गया, थोड़ा बहुत काम रह जाता है, पेंडिंग इकट्ठा हो गया, मेक श्योर सैटरडे संडे को सारे काम को निपटा लो। तो ये मेक श्योर करना अपना पेंडिंग वर्क इकट्ठा ना करो, ताकि आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिले, आप अक्टूबर तक पढ़ सको, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको, और कहीं ना कहीं दिमाग पर आपके पे स्ट्रेस ना रहे। बहुत बार अकाउंट्स में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं ना कि यार मेरे को तो एडमिशन नहीं आता, तू तेरी कॉपी दे दे, मैं तेरी कॉपी में से देख देख के मेरा काम कर लूंगा। क्या होगा उससे? बेटर है आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस अपनी अकाउंट्स की होमवर्क कॉपी के अंदर ही कर लो ना, टीचर को वही चेक करा दो, उसी के अंदर प्रैक्टिस कर लो, साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ में आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना। अब देखो इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है प्रोजेक्ट वर्क। बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, आपको प्रोजेक्ट कब देते हैं? नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, इन मंथ्स के अंदर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। अब वो कौन सा टाइम है? जब आपकी हाफ ईयरली भी चल रहे हैं, उसके बाद में आपको प्री बोर्ड के लिए भी पढ़ाई करनी है, तब त्योहार भी आ जाते हैं, दिवाली वगैरह, और मतलब सर्दी वाला मौसम में ऐसा लगता है मतलब बिल्कुल रजाई में ही बैठे रहो, निकलने का मन नहीं करता। तो बेटर है अपने टीचर्स को बोल दो कि हमें प्रोजेक्ट अभी बता दो, जो भी हमारा टॉपिक है, आप इस मई, जून, जुलाई के अंदर आराम से बैठ के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो एक सरदर्दी कम होगी आपको, तब के लिए टेंशन नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना पड़ेगा। मेन अपनी सारी शीट्स बना लो, फिर वो जो कवर ववर वाला काम होता है वो लास्ट में करते रहना। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट वाला काम अभी हो जाना चाहिए, सो दैट तब आप अपने प्री बोर्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट कर सको, वाइवा पर कॉन्सेंट्रेट करो, उन सब चीजों पर। तो ये काम आप करना, अपने टीचर्स को बोल देना कि हमें टॉपिक्स बता दो, हम हमारा प्रोजेक्ट वर्क बना के रख लेंगे। अब देखो अगर आप इस प्लान को तरीके से फॉलो करते हो, सारी चीजों को फॉलो करते हो, तो आपके पास में कौन कौन से मंथ्स बचते हैं? नवंबर, उसके बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी, क्योंकि हमारे जो मोटे मोटे एग्जाम हैं वो मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास में पूरा पूरा बचता है। फैब के मान लो आपके पास में 20 दिन बच जाते हैं। नवंबर से लेके फरवरी तक किस तरह से पढ़ोगे? तो नवंबर से लेके दिसंबर तक इन 2 महीनों में आप प्रॉपर रिविजन करोगे, अपनी पूरी की पूरी रेफरेंस बुक्स को दोबारा से पढ़ोगे, सारे बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी को थॉरली रीड करोगे, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दोगे, और ये मेक श्योर करोगे कि सारे चैप्टर्स आपके 100% वे में क्लियर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर 95% ही हुआ है, 90% ही हुआ है। हर चैप्टर को आपको 100% वे में क्लियर करना है, चाहे इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो जनवरी फरवरी में कैसे पढ़ोगे? तो जनवरी फरवरी में आपके स्कूल के अंदर एक्सटर्नल्स आते हैं, तो सबसे बड़ी तो टेंशन वो है, एक्सटर्नल्स आएंगे, वाइवा लेंगे, उनके लिए पढ़ना है। साथ साथ में आपके स्कूल के अंदर प्री बोर्ड्स भी चलते हैं। एक्सटर्नल्स की टेंशन के चलते आप प्री बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। तभी मैंने सारी चीजें इस तरह से प्लान करी है कि अक्टूबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, और वो जो तब की सबसे बड़ी टेंशन है ना, प्रोजेक्ट वर्क वाली टेंशन, उस टेंशन को अभी खत्म कर लो। मई जून के अंदर अपना प्रोजेक्ट वर्क करके साइड में रखो, उसकी सजावट मत करना, सजावट तब करते रहना, वो तब हो जाएगा। तो देखो जनवरी के अंदर हमारे पास में 30 डेज है, फरवरी के अंदर अगर आप 20 डेज भी नहीं मानते ना, तो मान लो हमारे पास में 15 डेज है, टोटल हमारे पास में 45 डेज है, और बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। इन 45 डेज में जितने सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो उतने सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करो, उतने मॉक टेस्ट दो, उतने टेस्ट पेपर्स दो, अलग अलग टीचर्स के टेस्ट पेपर्स दो, बहुत सारे तो गूगल पर आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। अच्छा सबसे मेन बात, सैंपल पेपर पर तब तक मत आना जब तक अपने सिलेबस को लेकर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कच्चा पक्का पढ़ लेते हैं और सीधे सैंपल पेपर करते हैं कि सैंपल पेपर में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर कहां से बनेगा, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। जब तक आप 100% अपने सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक सैंपल पेपर पर मत आना। इसकी वजह से आप क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गया, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया आपका मोरल डाउन होगा। तो पहले अपने सिलेबस को 100% वे में क्लियर करो, सारे बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि यार यहाँ पर तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह पर आना। अब लास्ट में
देखो कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े टाइम टेबल सेट करते हैं, पूरे मंथ का टाइम टेबल बना दिया, 6 महीने का टाइम टेबल बना दिया। ये जो मैंने आपको दिया है ये जनरल टाइम टेबल है, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है कि इस दिन आपको यही करना है। आप अपना वीकली टाइम टेबल जरूर बनाओगे। हर वीक के लिए आप डिसाइड कर लो कि इस वीक मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक के लिए मैं बताती हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि नेहा मैम ने मैक्रो की यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी, तो आपने अपना टाइम टेबल सेट करा है कि नेक्स्ट वीक मैं अपनी मैक्रो की यूनिट 1 कंप्लीट करूंगा या करूंगी। पूरी नेशनल इनकम हम कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस थॉरली, सारे बैक क्वेश्चंस वगैरह सब कर लेंगे। प्लस आपने टारगेट सेट कर लिया कि अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना वीक का पूरा पूरा टाइम टेबल सेट करो, एक वीक का टारगेट सेट करो और डेली की अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ। आज रात को सोने से पहले कल की लिस्ट बना लेना कि कल मुझे क्या क्या करना है, कल मुझे कौन सा चैप्टर करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, पूरा अपना दिन का टारगेट सेट कर लेना। और ये मेक श्योर करना कि अगर टारगेट बनाया ना तो उस टारगेट को आप कंप्लीट करके ही सोओगे। ऐसा नहीं कि यार आज नहीं हुआ कोई बात नहीं कल कर लूंगा, वो तो आप चीजें क्या कर रहे हो, पेंडिंग कर रहे हो। तो डेली की आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और एनी हाउ अपने टारगेट को फॉलो करो। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी सी हार्श रियलिटी भी बोल दी है, थोड़ा सा मतलब हो सकता है किसी बच्चे को बुरा भी लग जाए मैम ऐसे कैसे बोल रही है, बट ये मतलब एक आईना है, आपके सामने सारी चीजें हैं कि किस तरह से आपको साल भर पढ़ना है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते तो आपको आगे चल के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, बाय बाय।